आज हम भारत के सबसे जरूरी पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये नाम सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन असल में ये वो इंजन है जो देश के भविष्य की दिशा तय करने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला इतना बड़ा देश अपने भविष्य की प्लानिंग आखिर करता कैसे है? जरा सोचिए, ये कितना मुश्किल काम होगा। दशकों तक पता है हमारे पास इसका क्या जवाब था? एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए नीतियां बनाई जाती थीं। हाँ बिल्कुल, कई सालों तक यही काम योजना आयोग ने किया। देश की आर्थिक दिशा वही तय करता था। लेकिन फिर आया साल 2015 और सब कुछ बदल गया। एक नई सोच आई, एक नया इंस्टीट्यूशन बना। और देखिए, ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं थी, ये गवर्नेंस का मतलब शासन करने का पूरा नजरिया बदलने जैसा था। तो योजना आयोग की जगह पर आया नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, ये सरकार का अपना थिंक टैंक है। आप कह सकते हैं एक आइडिया फैक्ट्री, जिसे भारत को बदलने के मिशन पर बनाया गया है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की। इस थिंक टैंक के अंदर कौन कौन है? इसका पूरा स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं टीम इंडिया की भावना पर टिका है। एक ऐसा आइडिया जहां सेंटर और स्टेट्स कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक ही टीम के पार्टनर हैं। तो ये है पूरी टीम। देखिए, टॉप पर तो जाहिर है प्रधानमंत्री होते हैं जो इसके चेयरपर्सन हैं, फिर एक वाइस चेयरपर्सन और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं। लेकिन यहाँ जो असली गेम चेंजर है वो है गवर्निंग काउंसिल। और ये कोई आम कमेटी नहीं है, असल में यही वो जगह है जहां टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट जिंदा होता है। और ये लाइन इसके महत्व को एकदम सही तरीके से बताती है। सोचिए, गवर्निंग काउंसिल में हर राज्य के मुख्यमंत्री और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप पॉलिसी सिर्फ दिल्ली के बंद कमरों में नहीं बनती, अब आइडियाज और जरूरतें जमीन से यानी सीधे राज्यों से ऊपर की तरफ आती हैं। इसी को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ओके, तो हमें इसका स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि नीति आयोग असल में करता क्या है? इसका एंड गोल क्या है? ये भारत को आखिर किस नई राह पर ले जाना चाहता है? इसे आप 4 मेन पिलर्स की तरह समझ सकते हैं। पहला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सेंटर और स्टेट्स मिलकर एक टीम की तरह काम करें। दूसरा, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये पक्का करना कि हमारी ग्रोथ पर्यावरण की कीमत पर ना हो और हम हेल्थ और एजुकेशन जैसे जरूरी टारगेट्स पूरे करें। और चौथा, एक नॉलेज हब की तरह काम करना, मतलब तुक्केबाजी नहीं बल्कि सॉलिड डेटा और रिसर्च के आधार पर पॉलिसीज बनाना। अब इन मकसदों को सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ा गया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अटल इनोवेशन मिशन या एम। इसका काम है पूरे देश में, खासकर स्कूलों और स्टार्टअप्स के बीच इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर तैयार करना। और ऐसा ही एक और जबरदस्त टूल है SDG इंडिया इंडेक्स। आप इसे एक तरह का नेशनल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये ट्रैक करता है कि हमारे राज्य हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी जैसे जरूरी टारगेट्स पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पता है क्या होता है? स्टेट्स के बीच एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बनता है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, आखिर नीति आयोग पुराने योजना आयोग से अलग कैसे है? क्या ये बस नाम बदल दिया गया है या कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट है? इस टेबल को देखते ही सब साफ हो जाएगा। देखिए, पहला बड़ा फर्क, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ये सिर्फ सलाह देता है, जबकि योजना आयोग के पास नियम बनाने की पावर थी। अप्रोच भी पूरी तरह पलट गई है, पुराने टॉप डाउन से नए बॉटम अप की ओर, जहां स्टेट सब दर्शक नहीं बराबर के पार्टनर है। और अब आता है सबसे बड़ा फर्क, पैसा। और यही है वो सबसे बड़ा बदलाव। नीति आयोग आपको रास्ता दिखा सकता है, सलाह दे सकता है, पॉलिसी बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन तिजोरी की चाबी यानी फंड्स देने का काम अब इसके हाथ में नहीं है। वो पावर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। और बस यही एक फर्क इसे योजना आयोग से बिल्कुल अलग बना देता है। लेकिन जैसा हर नए सिस्टम के साथ होता है, नीति आयोग के रास्ते में भी अपनी कुछ चुनौतियां और लिमिटेशंस हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इन्हें भी समझना होगा। इसकी सबसे बड़ी चुनौती, मजे की बात है, इसकी सबसे बड़ी ताकत में ही छिपी है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब ये बेहतरीन आइडियाज दे सकता है, सिफारिशें कर सकता है, लेकिन उन्हें लागू करवाने की पावर इसके पास नहीं है। तो सवाल उठता है कि बिना पैसों के या बिना किसी पावर के क्या इसकी सलाह को नजरअंदाज किया जाने का खतरा नहीं है? और अगर कोई पॉलिसी फेल होती है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आखिर 6 दशकों से जो संस्था काम कर रही थी, उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही वो सवाल है जो हमें नीति आयोग के होने की वजह बताता है। और इसका जवाब ना इन दोनों के काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, योजना आयोग का अप्रोच था टॉप डाउन, मतलब दिल्ली में प्लान बना और सब राज्यों को भेज दिया गया। दूसरी तरफ नीति आयोग बॉटम अप काम करता है, यानी राज्यों से जमीन से आइडियाज ऊपर आते हैं
और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर नीति आयोग करता क्या है, इसके काम करने के मेन पिलर्स कौन कौन से हैं। नीति आयोग की पूरी फिलॉसफी सहकारी संघवाद पर टिकी है। इसे ऐसे समझिए कि अब केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह हैं जो मिलकर देश के विकास के लिए गेम प्लान बनाती हैं। पहले जैसा नहीं कि बस एक कप्तान निर्देश दे रहा हो। इसका पहला और सबसे जरूरी काम है पॉलिसी बनाना और कोऑर्डिनेट करना। मतलब ये राज्यों के साथ बैठकर देश की प्राथमिकताएं तय करता है, सेंटर और स्टेट के बीच एक पुल की तरह काम करता है और ये भी पक्का करता है कि देश की आर्थिक नीतियां हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ ना हो। और बात सिर्फ प्लान बनाने पर खत्म नहीं होते। जो इसे वाकई में अलग बनाता है, नीति आयोग का एक बहुत बड़ा फोकस इस बात पर भी है कि जो योजनाएं बनी हैं उनका जमीन पर असर क्या हो रहा है, इसका पता लगाया जाए। और यहीं इसका दूसरा पिलर सामने आता है, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन। ये ग्रामीण विकास के प्रोग्राम्स को लागू करने में मदद करता है, सरकारी स्कीमों पर नजर रखता है, उनका मूल्यांकन करता है और साथ ही टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर भी जोर देता है। और अब आते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे अहम रोल पर। नीति आयोग असल में भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। मतलब एक ऐसा सेंटर जहां नए आइडियाज और नॉलेज पर काम होता है। एक नॉलेज हब के तौर पर ये गुड गवर्नेंस पर रिसर्च करता है, देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाता है और दुनिया भर के बेस्ट थिंक टैंक्स के साथ पार्टनरशिप भी करता है। तो नीति आयोग ने कई ऐसी पहलें शुरू की हैं जिनका सीधा असर देश के विकास पर दिख रहा है। नीति आयोग का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है काम करवाने का। ये राज्यों के बीच एक अच्छी वाली, एक हेल्दी रेस लगवाता है। और ये रेस होती कैसे है? ये अलग अलग सूचकांकों मतलब इंडेक्स के जरिए होती है जो राज्यों के प्रदर्शन को नापते हैं। जैसे कि SDG इंडिया इंडेक्स बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहा है, या फिर वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से पता चलता है कि पानी बचाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है। अब देखिए, ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है कि कौन फर्स्ट आया और कौन लास्ट, नहीं, ये राज्यों को एक दूसरे से सीखने और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करने का एक जबरदस्त तरीका है। इंडेक्स के अलावा नीति आयोग कुछ बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन भी चला रहा है और इनका मकसद है पूरे देश में एक सिस्टमिक, एक बड़ा बदलाव लाना। इनमें से एक बहुत ही मशहूर है अटल इनोवेशन मिशन यानी एम। इसका सीधा सा लक्ष्य है देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बनाना। इसके लिए ये 2 लेवल पर काम करता है। स्कूलों में बच्चों के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं जहां वो नए नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं, और फिर नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। एक और कमाल का प्रोग्राम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों पर फोकस करता है। इसका लक्ष्य है कि हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों में तेजी से काम करके इन जिलों की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी जाए, इनका काया पलट कर दिया जाए। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू पर। नीति आयोग के एजेंडे में महिला सशक्तिकरण को एक बड़ी प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए कुछ बहुत ही खास पहलें शुरू की गई हैं। जैसे कि महिला उद्यमिता मंच, जिसे WEP भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां महिला उद्यमियों को हर तरह की जानकारी, मदद और सपोर्ट मिलता है। और साथ ही वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के जरिए उन महिलाओं को पहचाना और सम्मानित किया जाता है जो सच में बदलाव की नई कहानियां लिख रही हैं। नीति आयोग का काम सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी सोच रहा है। आने वाली चुनौतियां क्या होंगी, नए मौके क्या होंगे, खासकर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके 2 शानदार उदाहरण देखते हैं। एक है मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, जिसका मकसद है तेल पर हमारी निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना। और दूसरा है ई-अमृत पोर्टल। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में हर जानकारी के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें अपनाने के लिए आगे आए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं योजना आयोग से। दशकों तक भारत की पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग का सेंटर पॉइंट यही तो था। देखिए, 60 साल से भी ज्यादा वक्त तक प्लानिंग कमीशन ने एक सेंट्रलाइज्ड मतलब एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लान्स और पॉलिसीज जो हैं वो सेंटर में यानी दिल्ली में बनती थी और फिर उन्हें पूरे देश पर सभी राज्यों पर लागू कर दिया जाता था। और फिर आया एक नया दौर, एक नई फिलॉसफी के साथ नीति आयोग। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक संस्था की जगह दूसरी संस्था को लाना नहीं था, ये प्लानिंग करने की पूरी सोच, पूरी फिलॉसफी को ही बदल देना था। इस पूरे बदलाव की कहानी को ना हम इन 3 खास तारीखों से समझ सकते हैं। सबसे पहले 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। फिर 2014 में इस लंबे सफर का अंत हुआ और ठीक उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने भारत के लिए एक नया चैप्टर शुरू किया। तो आखिर ये नीति आयोग है क्या?
देखिए, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक है। इसका मेन काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों एक टीम की तरह मिलके काम करें। और यहीं से योजना आयोग और नीति आयोग का सबसे बड़ा फर्क दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। चलिए, इन दोनों के बीच के जो बड़े बड़े फर्क हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए, प्लानिंग कमीशन एक कमांडर की तरह था जो ऊपर बैठकर सिर्फ हुक्म देता था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग एक कोच जैसा है जो टीम के साथ यानी राज्यों के साथ मिलकर गेम की स्ट्रेटेजी बनाता है। तो एक था कमांडर और दूसरा है कोच। अब बात करते हैं सबसे बड़े फर्क की, और वो है काम करने का तरीका। प्लानिंग कमीशन का अप्रोच था टॉप डाउन, मतलब सारे फैसले, सारी योजनाएं दिल्ली में बनती थीं और फिर पूरे देश पर लागू कर दी जाती थीं। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि किसी राज्य की जरूरतें कितनी अलग हैं। और इसके बिल्कुल उलट है नीति आयोग का तरीका, जो बॉटम अप है। यहाँ पर प्लान्स गांव, जिले और राज्य के लेवल से, मतलब जमीनी हकीकत को देखकर बनाए जाते हैं। एक और बहुत बहुत बड़ा अंतर था पैसों को लेकर, मतलब फाइनेंशियल पावर्स का। देखिए, प्लानिंग कमीशन के पास ना मंत्रालयों और राज्यों को फंड्स बांटने की जबरदस्त पावर थी और इसी पावर ने उसे बहुत ताकतवर बना दिया था। लेकिन नीति आयोग के पास फंड्स देने की कोई पावर नहीं है, जीरो। अब ये सारा काम फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय देखता है। इस नए सिस्टम ने ना राज्यों की भूमिका को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। प्लानिंग कमीशन के टाइम पर राज्य सरकारें ज्यादातर बस एक मूक दर्शक की तरह थीं। साल में एक आध बार मीटिंग के लिए बुला लिया, बस। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। यहाँ राज्य बराबर के हिस्सेदार हैं, इक्वल पार्टनर्स, और इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की असली स्पिरिट। और आखिर में बात करते हैं दोनों के मूल स्वभाव की, मतलब उनका बेसिक नेचर और रोल क्या है। योजना आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो थी, लेकिन उसके पास पॉलिसीज को लागू करवाने, उन्हें एक तरह से थोपने की भी पावर थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग क्या है? वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, एक थिंक टैंक। इसका काम है सलाह देना, रिसर्च करके सरकार को रास्ता दे। तो जब सब कुछ इतना अच्छा सोचा गया था, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन चुनौतियों और सीमाओं की बात करते हैं जिनकी वजह से नीति आयोग की प्रभावशीलता पर सवालिया निशान लगते हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है इसके सीमित अधिकार। जैसा कि हमने बात की, ये एक सलाहकार संस्था है। ये सिर्फ सलाह दे सकती है। फंड्स बांटने की जो असली ताकत है वो तो वित्त मंत्रालय के पास है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि इसकी सिफारिशों को मानने के लिए कोई भी मंत्रालय या राज्य सरकार मजबूर नहीं है, और यहीं पर इसका असर काफी हद तक कम हो जाता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, और वो है इम्प्लीमेंटेशन, यानी नीतियों को जमीन पर उतारना। कहने को तो इसका ढांचा सहकारी संघवाद पर आधारित है, लेकिन असलियत में इसकी कार्यप्रणाली अब भी काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड यानी दिल्ली केंद्रित है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई इसकी सलाह नहीं मानता तो कोई जवाबदेही तय करने का साफ सुथरा मैकेनिज्म ही नहीं है। फिर एक और मुद्दा है संसाधनों की कमी, चाहे वो स्टाफ की कमी हो या फिर ब्यूरोक्रेसी की अपनी धीमी रफ्तार। लेकिन इन सब में शायद जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो है डेटा की। सोचकर देखिए, अगर नीतियां बनाने के लिए आपके पास सही, सटीक और भरोसेमंद डेटा ही ना हो तो फिर अच्छी और असरदार नीतियां बनेंगी कैसे? और ये डेटा वाली बात कोई छोटी मोटी नहीं है। नीति आयोग के जो बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स हो या अटल इनोवेशन मिशन, इन सब की कामयाबी इसी पर टिकी है कि डेटा कितना सटीक है। और जैसा कि एनालिसिस बताते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और फिर एक और चिंता की बात, वो है राजनीतिकरण का खतरा। क्योंकि देखिए, नीति आयोग को सीधे सरकार नियुक्त करती है, तो हमेशा एक जोखिम बना रहता है कि इसकी जो सिफारिशें हैं वो पूरी तरह से एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित हैं या उन पर कहीं न कहीं से राजनीतिक विचारों का असर भी है। अब तक हमने समस्याएं तो देख ली, वो बिल्कुल साफ हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इसका हल क्या है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि सोर्स मटेरियल में इसके कुछ ठोस उपाय भी बताए गए हैं। देखिए, एक 5 स्टेप का रोडमैप है जो हालात बदल सकता है। पहला कदम, इसे कुछ वित्तीय शक्तियां दी जाएं। दूसरा, जवाबदेही तय करने का एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। तीसरा, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन को और बेहतर किया जाए। चौथा, इसके रिसोर्सेज और आज़ादी को बढ़ाया जाए। और पांचवां, डेटा और पॉलिसी में पूरी क्लैरिटी हो। ये पांचों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, इसे थोड़ी फाइनेंशियल पावर देना। सोचिए, अगर आयोग अपने सबसे जरूरी सिफारिशों को लागू करने के लिए खुद थोड़ा बहुत फंड दे पाए तो वो बजट के बिना आर्किटेक्ट वाली जो समस्या है वो तो सीधे सीधे हल हो जाएगी। दूसरा उपाय है एक मजबूत अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो ट्रैक करे कि नीति आयोग की सलाह पर काम हो भी रहा है या नहीं। इससे ये पक्का होगा कि सिफारिशें सिर्फ कागजी बातें न रह जाएं, बल्कि जमीन पर हकीकत बने। तीसरा पॉइंट है राज्यों के साथ बेहतर तालमेल।
इसका मतलब है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला छोड़कर हर राज्य की अपनी खास जरूरतों को समझा जाए। भाई, जो चीज महाराष्ट्र के लिए सही है जरूरी नहीं कि वो नागालैंड के लिए भी उतनी ही कारगर हो, है ना? तो जरा सोचिए, अगर ये सारे सुधार लागू कर दिए जाएं तो भविष्य का नीति आयोग कैसा दिखेगा, उसकी शक्ल कैसी होगी? तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 3 चीजें: बेहतर राज्य समन्वय, थोड़ी फाइनेंशियल पावर और एक मजबूत जवाबदेही का सिस्टम। ये वो 3 चाबियां हैं जो नीति आयोग की असली ताकत का ताला खोल सकती हैं। और अगर ऐसा हो गया तो नीति आयोग सिर्फ एक थिंक टैंक यानी सोचने वाली संस्था नहीं रह जाएगा, बल्कि एक डू टैंक बन जाएगा, यानी सोचने के साथ साथ काम करवाने वाली संस्था। और ये एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग बदलाव होगा।